आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 जून 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका में भड़की उस ज़बरदस्त और भयानक आग की जिसके बाद वहां आनन फानन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई। इसके अलावा आपको दिखाएंगे यूक्रेन का रूस के बहुत बड़े मिलिट्री प्रोडक्शन सेंटर पर बड़ा मिसाइल हमला। साथ ही आज के शो में हम बात करेंगे ईरान के उस ट्रिपल अटैक के हैरान कर देने वाले सिलसिले की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। इसमें से 2 अटैक बिल्कुल ताज़ा हुए हैं, दोपहर के बाद इसकी खबरें आई हैं और आखिर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसराइल ने गजा के फ़लस्तीनियों को उनकी ही सरजमी से बेदखल करने के लिए एक खुफिया बजट मंजूर कर दिया है, जिसके तहत गजा के लोगों को बाहर खदेड़ने की पूरी जिम्मेदारी सीधे मोसाद को सौंप दी गई है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी कई और अहम खबरों के लिए इस वीडियो को अगर दिल करे तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका के अंदर बेहद ख़तरनाक आग भड़क उठी है, ये उसकी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आग इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हुकूमत को स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। 27 जून 2026 को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के यूटा स्टेट में कॉटनवुड फायर देखते ही देखते करीब 290 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैल गई है। तेज़ हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है और हवाई जहाज़ भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे, 1-2 के अलावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग ने बीवर काउंटी में एक स्की रिजॉर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि कई इलाकों से लोगों को फ़ौरन निकालने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि अपनी जान चाहते हैं हिफाजत में रहे तो फिर निकल जाइए। हालात को देखते हुए यूटा में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि मौसम इतना ख़तरनाक है, हवाएं इतनी तेज़ हैं कि छोटी सी चिंगारी भी एक नई आग को भड़का सकती है। अमेरिका का एक हिस्सा सुलग रहा है, लोग परेशान हैं और गर्मी की वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन ने अब रूस के अंदर अपने हमलों का दायरा और बढ़ा दिया है। 27 जून की दोपहर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये वीडियो जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के एक बड़े मिलिट्री प्रोडक्शन सेंटर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया है, नुकसान किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों ने रूस के वोल्गोग्राद में मौजूद टाइटन बरिकाडी प्लांट पर कामयाब हमला किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इसी कॉम्प्लेक्स में रूस आर्टिलरी सिस्टम, स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट और मिसाइल लॉन्च सिस्टम के अहम पार्ट्स तैयार करता था, यानी जो निशाना बनाया वो बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत ज़रूरी भी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि हमले के बाद प्लांट के अंदर आग लग गई। उन्होंने यूक्रेन की फोर्सेस की तारीफ़ करते हुए कहा कि रूस का हर वो मिलिट्री ठिकाना जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हो रहा है वो यूक्रेन के लिए एक जायज़ टारगेट है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की लंबी दूरी तक हमला करने की सलाहियत लगातार बढ़ रही है और रूस पर यही दबाव आगे चलकर एक इज़्ज़तदार अमन की बुनियाद बनेगा। यानी ज़ेलेंस्की हमले भी कर रहे हैं तो इस नीयत के साथ कि शायद रूस इन्हीं हमलों से हो रहे नुकसान की वजह से अमन की टेबल पर आ जाए। अब जिक्र करते हैं ईरान के ट्रिपल अटैक का और एक एक करके हर अटैक की बात होगी। पहले बहरीन पर हमला हुआ है। ईरान ने एक बार फिर अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 27 जून 2026 की सुबह को ईरान ने दावा किया था कि ईरान पर 26 और 27 जून की रात जो ताज़ा हमला हुआ अमरीका का, उस हमले के बाद उसने रीजन के मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी टारगेट्स पर जवाबी हमले किए। ईरान ने नाम नहीं बताया था, लेकिन अब इन दावों के बाद पहली बार बहरीन की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे इन हमलों की पहली तस्दीक के तौर पर देखा जा रहा है। ये बयान दोपहर के बीतने के बाद आया। आइए सुनिए कि बहरीन ने क्या कहा। बहरीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि 27 जून की सुबह ईरान की तरफ से कई ड्रोन्स और मिसाइल भी उसकी सरजमी की तरफ दागे गए। बहरीन का कहना है कि ये उसकी खुदमुख्तारी और इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। बहरीन ने यह भी दावा किया कि इस हमले से आम लोगों की जान खतरे में पड़ी और रीजन में टेंशन कम करने की कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा। हालांकि बहरीन ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ड्रोन ने
किस जगह को निशाना बनाया और उससे कितना नुकसान हुआ। अब ईरान के अटैक की दूसरी खबर सुनिए। ईरान ने अब इराक के अंदर भी अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 27 जून की दोपहर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के एरबिल में मौजूद ईरान के दुश्मन कुर्द ग्रुप्स के एक कैंप को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक धमाका खेज ड्रोन ने उस कैंप पर हमला किया जो ईरान के मुखालिफ ईरान के दुश्मन कुर्द तंजीम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जाता रहा है और आप जानते होंगे कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इन कुर्दों की मदद करता है, हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है। यानी इसे ईरान की तरफ से अमेरिका के रात वाले हमले का जवाब भी माना जा सकता है। फिलहाल इराक में हुए इस हमले में किसी के मारे जाने या नुकसान की कोई तफसील नहीं दी गई है। हालांकि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ऑफिशियली कबूल नहीं की है। कई घंटों बाद हमेशा जिम्मेदारियां ली जाती हैं, लेकिन यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अपनी सरहद के बाहर मौजूद उन ग्रुप्स को भी निशाना बनाएगा जिन्हें वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा मानता है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए और जान लीजिए कि हालात दोबारा कैसे जंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। 2 दिन के अंदर दूसरे जहाज़ पर हमला हो गया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। 27 जून की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर को किसी नामालूम प्रोजेक्टाइल ने, किसी नामालूम हथियार ने निशाना बनाया। समंदर में जहाज़ों का GPS कही जाने वाली ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी UKMTO ने कहा कि हमले में जहाज़ के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जहाज़ पर मौजूद पूरा क्रू महफूज बताया जा रहा है और समंदर में जहाज़ से टैंकर से तेल फैलने या किसी बड़े एनवायरमेंटल नुकसान की भी कोई फ़िलहाल खबर नहीं है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में हॉर्मुज़ के आसपास ये दूसरे जहाज़ पर हमला है। ऐसे में सवाल फिर से वही है कि क्या ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच हुए ताज़ा फौजी टकराव से जुड़े हैं या फिर कोई तीसरी ताकत पूरे रीजन को दोबारा जंग की आग में धकेलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हमला ईरान की IRGC ने अपनी तय की गई गाइडलाइन ना मानने पर किया है। याद रखिएगा, अगली जंग अगर हुई तो अगली जंग की वजह न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होगा ईरान का, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बनेगा। बात गज़ा की, क्या इसराइल अब गज़ा को खाली कराने के अपने प्लान को आगे बढ़ाने जा रहा है? 27 जून को इसराइली वेबसाइट JFeed में आई एक रिपोर्ट ने इसी बात को लेकर नई बहस छेड़ दी है, खौफ भी पैदा कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की वॉलंटरी माइग्रेशन यानी अपनी मर्ज़ी से गज़ा छोड़ने के लिए एक अलग बजट मंजूर कर दिया है और इसकी ज़िम्मेदारी सीधे मोसाद को दे दी है। दावा किया जा रहा है कि मोसाद का नया चीफ मेजर जनरल रोमन गॉफमैन इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेगा, जबकि इसराइल के अलग अलग हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इसके अमल की तैयारी की जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाल ही में सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट के इसराइल दौरे के बाद इस मामले को लेकर नई चर्चाएं तेज़ हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स इसे गज़ा के लोगों को दूसरे इलाकों में भेजने की कोशिश से जोड़कर देख रही हैं। क्या फिर गज़ा के फ़लस्तीनियों को सोमालीलैंड भी भेजा जा सकता है, ये एक सवाल है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट की आज़ादाना तस्दीक फ़िलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इसराइली वेबसाइट ने छापी है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि इसराइल गज़ा के लोगों को उनकी सरजमी से बाहर भेजने के अपने प्लान पर पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। देखिए, इसराइल की वेबसाइट ने इसराइल के बारे में रिपोर्ट छापी, तब भी हम शक पैदा करते हैं, कहते हैं तस्दीक नहीं हुई। यही जर्नलिज्म का तरीका है। अब कुछ मिक्स अपडेट सुन लीजिए। अपने हक में हुआ इतना बड़ा समझौता मिलने के बाद भी इसराइल रुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ पूरा कि जनूबी लेबनान में एक बार फिर इसराइली हमले होने की खबर सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के एक ड्रोन ने जनूबी लेबनान के नबाती इलाके को निशाना बनाया है। फिलहाल इस हमले में हुए नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका की सरपरस्ती में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत इसराइल को जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों से पीछे हटना है, लेकिन ज़मीन पर हालात बता रहे हैं कि समझौते के बावजूद हमले अब भी जारी हैं। यानी सवाल फिर वही है, अगर समझौता हो चुका है तो फिर इसराइल ड्रोन हमले क्यों कर रहा है? क्या ये एग्रीमेंट सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहेगा, ये इतना बड़ा एग्रीमेंट भी, या ज़मीन पर कभी लागू होता भी दिखाई देगा?
अगली अपडेट लेते हैं। एक खबर आपको बतानी रह गई थी सुबह। गजा में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर वलीद हानिये को सुपुर्द खाक कर दिया गया। क्यों बताइए खबर, सुनिएगा। बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी गजा के शाती रिफ्यूजी कैंप में मौजूद अल अबीद मस्जिद पहुंचे, जहां वलीद की नमाज जनाजा अदा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनिएगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक वलीद हानिया हमास के सियासी चीफ रह चुके इस्माइल हानिया के भतीजे थे। इस्माइल हानिया जिनका कत्ल ईरान में हुआ था। दावा किया गया है कि वो कल गजा सिटी के एक इलाके में मौजूद थे जहां पर इस्राएली हमला हुआ और उस हमले में ये मारे गए। ये खबर इसलिए देनी थी कि भतीजे थे इस्माइल हानिया के। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ हुए समझौते को तोड़ना शुरू कर दिया है? क्योंकि ईरान ने दोनों मुल्कों पर MOU की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा है 27 जून की शाम कि अमेरिका ने जनूबी ईरान में साहिल पर मौजूद ईरान के निगरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स करके 18 जून को हुए MOU और सीज़फायर की खुली खिलाफ वर्जी की है। ईरान का कहना है कि इसी समझौते को तोड़ते हुए इसराइल ने भी लेबनान पर नए हमले किए हैं। ईरान ने कहा कि उसने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी फ़ौजी टारगेट्स पर जवाबी हमले किए। ईरान ने अमरीका और उसके साथ देने वाले तमाम मुल्कों को इन कार्रवाइयों के नतीजों का ज़िम्मेदार ठहराया। साथ ही गल्फ़ के अरब मुल्कों से कहा कि वो अपनी सरजमी और फ़ौजी सहूलतों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। ईरान ने UN के सेक्रेटरी जनरल, UN के सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरे इंटरनेशनल इदारों से भी अपील की है कि वो इन हमलों पर खामोश ना रहे। यानी ईरान जंग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो कह रहा है कि हमला हुआ तो बिना जवाब दिए हमला खाली भी नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, इंटरनेशनल हैपनिंग्स के अलावा आप किस सब्जेक्ट्स पर जो है वो स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री है, या इंटरनेशनल हिस्ट्री है, या बड़ी जंगें हैं, या कुछ भी, आप लोग बताइएगा। हम उस तरफ कोशिश शुरू करेंगे जिस बारे में ज़्यादातर लोग अपनी राय देंगे। हम इसको लेकर एक वोट पोल भी करेंगे अपने पोस्ट सेक्शन में, लेकिन फिर भी अभी आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सलामत रहिए, खुश रहिए।